हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बारूद की रेखा एक बार फिर जल उठी है। ड्यूरेंट लाइन के पास आधी रात को ही गोलाबारी में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान ने 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई 3 दिन पहले काबुल में हुए हवाई हमले का जवाब थी, जबकि पाकिस्तान अब खुली धमकी दे रहा है कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब मिलेगा। यानी अब मामला सिर्फ सीमा का नहीं बल्कि इज्जत और सत्ता का बन चुका है। दोनों देशों के बीच उठता हर गोला अब कूटनीति और धर्म की आग को और भड़का रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। क्या यह सिर्फ बदले की कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा भूराजनीतिक खेल चल रहा है? क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए तालिबान से हारता जा रहा है? हम देखेंगे कि सऊदी अरब, अमेरिका और भारत जैसे देश इस टकराव को कैसे देख रहे हैं और इस संघर्ष के भारत पर क्या असर पड़ सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर हिंसा की लपटों में जल उठा है। वजह है ट्रंप का गाजा पीस प्लान और पाकिस्तान सरकार का उसका समर्थन। इस फैसले ने कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी को उबाल पर ला दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा घायल होने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मचा बवाल अब पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और धार्मिक कट्टरता के टकराव का बड़ा प्रतीक बन गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासत अब टीएलपी जैसे संगठनों के नियंत्रण में जा रही है या फिर यह सत्ता की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साद रिजवी की गिरफ्तारी की कोशिश से कैसे आग भड़की, सरकार ने क्यों इंटरनेट बंद किया और आखिर गाजा के नाम पर पाकिस्तान के अंदर यह संघर्ष किस दिशा में जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या पाकिस्तान के टूटते हुए संतुलन का संकेत? आज हम प्लैनेट 4 बोनस न्यूज में बात करेंगे देवबंद में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत, तालिबान के लिए भारत में सम्मान और काबुल से आती तारीफों की लहर। क्या यह भारत और तालिबान के बीच नए रिश्तों की शुरुआत है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? इस वीडियो में हम बताएंगे कि मुत्तकी के इस दौरे से भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान क्यों बेचैन है और अफगानिस्तान का झुकाव अब किस ओर बढ़ रहा है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भिड़ंत कैसे शुरू हुई। तो अफगानिस्तान की सेना ने देर रात पाकिस्तान की सीमाओं पर हमला किया। यह हमला ड्यूरेंट लाइन के पास हुआ, जो दोनों देशों के बीच पुरानी विवादित सीमा है। अफगान सैनिकों ने गोलाबारी करते हुए पाकिस्तान की चौकियों का निशाना बनाया। इस दौरान अफगान सेना ने 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया और कई चौकियां पूरी तरह तबाह कर दी। इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। अफगानिस्तान की तरफ से साफ कहा गया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के हालिया हवाई हमले का जवाब है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में आकर हमला किया था, जिसे अफगान सरकार ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना। इसीलिए अफगान सेना ने यह पलटवार किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि उनका ऑपरेशन आधी रात को खत्म हुआ, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर सीमा पार करने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे साफ है कि अफगानिस्तान अब खुलकर पाकिस्तानी हस्तक्षेप का विरोध कर रहा है और यह हमला उस नाराजगी का सीधा संकेत है जो तालिबान सरकार के अंदर लंबे समय से पनप रही थी। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान का पलटवार और बयानबाजी कितनी आक्रामक थी। तो हमले के बाद पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने सख्त चेतावनी दी कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान ने 4 अलग-अलग जगहों से हमला किया था। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी जबरदस्त गोलीबारी की। इसी लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 3 अफगान ड्रोन मार गिराए जो बम लेकर उड़ रहे थे। दोनों देशों की सीमाओं पर अब लगातार तनाव बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने इस पूरे विवाद पर चिंता जताई और दोनों देशों से कहा कि वो संयम बरतें और बातचीत से मामले को सुलझाएं। पर अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पाकिस्तान की जनता भी सरकार से बदला लेने की मांग कर रही है। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और गहरा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस टकराव की असली वजह क्या थी। तो 3 दिन पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ था। तालिबान सरकार का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान ने किया। हालांकि पाकिस्तान ने खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, पर उसने तालिबान को चेतावनी दी थी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को शरण न दे। इस बयान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में और दरार आ गई। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा था कि हमें मत उकसाओ, जाकर अमेरिका और ब्रिटेन से पूछ लो कि अफगानिस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। इस बयान ने पाकिस्तान की सत्ता को झकझोर दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही अविश्वास था। अब इस हवाई हमले ने उस अविश्वास को दुश्मनी में बदल दिया। तालिबान इस पूरे मसले को अपने देश की इज्जत से जोड़ रहा है और पाकिस्तान उसे अपनी सुरक्षा का खतरा मान रहा है। यही वजह है कि सीमा पर लगातार संघर्ष की स्थिति बन रही है। अब देखिए कि टीटीपी और पाकिस्तान की दुश्मनी कितनी पुरानी और गहरी है। तो टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वर्ष 2007 में बैतुल्ला महसूद ने बनाया था। इसमें 13 विद्रोही गुट शामिल थे जो पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों के विरोधी थे। ये संगठन तब बना जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और वहां के कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए थे।
पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका का साथ दिया, जिससे कट्टरपंथी नाराज हो गए। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान इस्लाम की सही राह से भटक गया है, इसलिए वो उसके खिलाफ जिहाद छेड़े हुए है। इस संगठन का अफगान तालिबान से पुराना रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को समर्थन देते हैं। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई तो टीटीपी को भी ताकत मिली। पाकिस्तान ने उसे रोकने के लिए अफगानिस्तान में हमले शुरू किए। अब वही नीति पाकिस्तान पर उलटती दिख रही है। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन हमेशा विवाद का केंद्र रही है, पर इस बार बात सीमा पार फायरिंग से आगे निकलकर खुले युद्ध की ओर जाती दिख रही है, जो पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैला सकती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान में गाजा के नाम पर हिंसा कैसे भड़की। तो पाकिस्तान में जो हिंसा भड़की उसका कारण था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गाजा पीस प्लान। पाकिस्तान सरकार ने इस प्लान का समर्थन किया, जिससे देश के इस्लामी संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने इसके खिलाफ इस्लामाबाद में विशाल प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को हजारों लोग गाजा के समर्थन में और ट्रंप के प्लान के विरोध में सड़कों पर उतर आए। वे अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और गोलियां चलीं। आंसू गैस से आसमान भर गया। राजधानी के कई हिस्से रणक्षेत्र में बदल गए। इन झड़पों में 11 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। सरकार ने डर के माहौल में राजधानी की कई सड़कें बंद कर दीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि हिंसा की खबरें आगे न फैलें। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुरक्षा बलों को पूरी राजधानी में तैनात कर दिया गया। ये पूरी घटना पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और धार्मिक संगठनों के बढ़ते प्रभाव की एक भयावह झलक बन गई। चलिए अब समझते हैं कि साद रिजवी की गिरफ्तारी से कैसे आग भड़क गई। तो ये हिंसा अचानक नहीं हुई। इसके पीछे एक बड़ी चिंगारी थी टीएलपी के मौजूदा नेता साद रिजवी की गिरफ्तारी की कोशिश। गुरुवार देर रात पंजाब पुलिस ने टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा और साद रिजवी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल गया। बस इसी के बाद हालात फट पड़े। उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, पत्थरबाजी और हमले शुरू हो गए। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई गाड़ियां तोड़ी गई। प्रशासन ने तुरंत बड़े इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी। रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया, जहां सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3G और 4G सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। इस आदेश के बाद पूरा इलाका डिजिटल सन्नाटे में डूब गया। राजधानी अब एक किले में बदल चुकी थी, जहां हर सड़क पर सुरक्षा बल खड़े थे और हवा में तनाव तैर रहा था। आइए अब जान लेते हैं कि धारा 144 ने पूरे पंजाब को कैसे जकड़ लिया। तो रावलपिंडी जिला प्रशासन ने हालात काबू में लाने के लिए 11 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी। अब किसी को भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी है। पुलिस अधिकारी हसन वकार चीमा ने बताया कि हिंसा फैलने का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे पंजाब में ये पाबंदी अगले 10 दिनों तक लागू रहेगी। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। केवल नमाज, शादी, अंतिम संस्कार और अदालतों में जाने जैसी गतिविधियों को ही अनुमति दी गई है। हर तरफ डर का माहौल है। पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। शहरों में नाकाबंदी की गई है। ये सब देखकर साफ है कि पाकिस्तान का प्रशासन अभी भी टीएलपी के असर से पूरी तरह कांप रहा है। अब देखिए कि टीएलपी की जड़ें कितनी गहरी और विवादों से भरी हैं। तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की नींव साल 2017 में खादिम हुसैन रिजवी ने रखी थी। वे पहले पंजाब सरकार के धार्मिक विभाग में काम करते थे। उन्होंने मुमताज कादरी जैसे व्यक्ति का खुलकर समर्थन किया, जिसने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की थी। इस कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने ईश निंदा कानून के नाम पर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। उनके भाषण इतने भड़काऊ थे कि कई बार देश में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। खादिम रिजवी की मृत्यु के बाद साल 2030 में उनके बेटे साद रिजवी ने संगठन की कमान संभाली। आज टीएलपी पाकिस्तान की सड़कों पर एक ताकत बन चुका है, जो धर्म के नाम पर किसी भी मुद्दे को आग में बदल सकता है। यही संगठन अब पाकिस्तान के सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि गाजा का ये विरोध अब सीमित नहीं रहा। ये पाकिस्तान की सत्ता और व्यवस्था दोनों को हिला चुका है। अब समय है प्लैनेट 4 बोनस न्यूज का। चलिए अब समझते हैं कि देवबंद के तालिबानी मंत्री के आगमन का मतलब क्या था। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत आना सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उस बदले हुए भू राजनीतिक परिदृश्य का संकेत था जहां तालिबान अब खुद को भारत के नजदीक दिखाना चाहता है।
देवबंद में मुत्तकी का भव्य स्वागत यह दिखाता है कि भारत में इस्लामी संस्थाओं का तालिबान से एक सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता पहले से मौजूद रहा है। दारुल उलूम देवबंद की पहचान पूरी दुनिया में इस्लामी अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में है, और जब तालिबान जैसे संगठन के मंत्री को वहां इतना सम्मान मिलता है तो ये संकेत है कि दोनों देशों के बीच विचारधारात्मक संवाद की एक नई शुरुआत हो रही है। यह भी समझना जरूरी है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अब तक उनकी सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी मुत्तकी का स्वागत यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अनौपचारिक कूटनीति की खिड़की खुल रही है। आइए अब जान लेते हैं कि इस स्वागत से भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। तो मुत्तकी का देवबंद दौरा केवल धार्मिक या औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत बहुत गहरे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अब पाकिस्तान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और भारत जैसे स्थिर प्रभावशाली देश के साथ नए संबंध बनाना चाहता है। देवबंद में मुत्तकी को जो स्नेह और सम्मान मिला, उसने तालिबान समर्थकों को यह विश्वास दिलाया कि भारत उनके साथ संवाद के लिए तैयार है। ये भारत के लिए भी एक रणनीतिक अवसर है, क्योंकि अफगानिस्तान में प्रभाव कायम रखना पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत के लिए सुरक्षा और ऊर्जा हितों के लिहाज से बेहद अहम है। मुत्तकी ने देवबंद में भारतीय लोगों के प्रति आभार जताकर एक तरह से संदेश दिया कि तालिबान भारत से दूर नहीं बल्कि नजदीक होना चाहता है। ये वही बिंदु है जहां भारत का कनेक्टिव डिप्लोमेसी मॉडल धीरे धीरे अफगानिस्तान की धरती पर जड़ें जमाता दिख रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।